दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। एसआईआर के विरोध में शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। एसआईआर से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। पहली बड़ी खबर, संसद में आज फिर हंगामा हुआ है। लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर कागज के टुकड़े फेंके गए। दूसरी बड़ी खबर, विपक्ष ने सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए आज एक खास टी शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है, सुप्रीम कोर्ट से जहां पर एसआईआर पर सुनवाई हुई, कल भी यह सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही जानेंगे इसका असर भी। वैसे तो संसद में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा की मांग को लेकर 21 जुलाई से ही हंगामा बरपा है, लेकिन जैसे जैसे मॉनसून सत्र खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, विरोध के सुर और तेज होते चले जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर आज फिर जोरदार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही भी बीच बीच में कई बार स्थगित करनी पड़ गई। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिसने संसदीय मर्यादा को शर्मसार कर दिया। हुआ यह कि बीजेपी सांसद संगीता देवी जब बोल रही थी, उस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से स्पीकर की कुर्सी पर बैठे पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर कागज के टुकड़े जगदम्बिका पाल के ऊपर फेंक दिए गए। ये आज जो सदन में हुआ है उसको माननीय सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता, आपने इशारा किया, आपने कागज दिया कि कागज को फाड़िए। कोई उपनेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। कम से कम माननीय सदस्य सदन में चर्चा करना चाहते, और आप लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कागज फेंके, लोग चेयर पे और जिस तरह के नारे लगाएं। ये मैं उपनेता, कम से कम आप जिम्मेदार हैं। इसके कुछ देर बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 3 बजे सदन में एसआईआर पर चर्चा की मांग उठाई और फिर सदन का बायकॉट कर दिया। विनती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। कांग्रेस पार्टी ने कथित वोट चोरी को इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस के नेताओं ने आज शाम को एक बड़ी बैठक की और एसआईआर पर आंदोलन के लिए खास रणनीति बनाई। उसी मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ बिहार में 17 अगस्त से बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कई आरोप बेहद गंभीर हैं, तो बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। एक एक करके उन तमाम आरोपों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि देश में हजारों फर्जी वोटर बनाए गए हैं। उनका आरोप है कि उनके पड़ताल के दौरान कई ऐसे वोटर रहे जिनका वोट फर्जी तरीके से कई राज्यों में है। एक एक करके उनके बारे में देते हैं जानकारी। एक वोटर का नाम कई राज्यों में है और इस तरह से कई मतदाता उनको मिले, जिसका आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है। पिछले कई चुनावों में फर्जीवाड़ा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं। मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। हालांकि ये खबर पहले ही एसआईआर के दौरान बिहार में हमने देखा है कितनी बड़ी तादाद में ऐसे मृत वोटर थे जिनका नाम हटाया गया है। एक ही घर के नाम पर दर्जनों वोटरों के नाम है, राहुल गांधी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर लगातार एक एक करके राहुल गांधी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि इन फर्जी वोटरों के सहारे ही बीजेपी लगातार चुनाव दर चुनाव में जीत हासिल करती हुई चली जा रही है। एसआईआर पर संग्राम के बीच आज सियासत में एक नया नाम भी सुबह से वायरल हो रहा है।
संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने मिंता देवी नाम की महिला की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। संसद परिसर के मकर द्वार पर सुबह सुबह विपक्षी दलों के सांसद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन में करीब 40 सांसदों ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी थी, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग शामिल रहे। सफेद रंग की टी शर्ट में आगे की ओर एक महिला की तस्वीर छपी थी। अंग्रेजी में मिंता देवी का नाम लिखा हुआ था, जबकि टी शर्ट के पीछे 124 नॉट आउट लिखा था। इस तस्वीर को देखने के बाद सुबह से लोग गूगल पर जाकर मिंता देवी का नाम सर्च करने लगे। ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर मिंता देवी हैं कौन और आखिर संसद में उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर सांसद प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। पूरा का पूरा माजरा क्या है? यकीनन आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये मिंता देवी और 124 नंबर का कनेक्शन क्या है। क्यों मिंता देवी वायरल हो रही हैं? आपको इनके बारे में देंगे जानकारी, लेकिन उसके पहले मिंता देवी के नाम पर हुए प्रदर्शन और नारेबाजी को सुने। मिंता देवी को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल किया, जिसके जवाब में राहुल ने कहा, पिक्चर अभी बाकी है। आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 साल की वोटर सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी की उम्र है और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। पत्रकारों ने संसद में इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसदों से भी प्रतिक्रिया पूछी। सांसद मनोज तिवारी को किसी ने गलत जानकारी दे दी कि 124 नॉट आउट का मतलब क्या है। उन्हीं से सुनिए। कांग्रेस मोदी जी का विरोध करने में पगला गई है, कंफ्यूजन की दुकान बन गई है कांग्रेस। आज ये लोग 124 का टी शर्ट पहन के आए। मैंने पूछा क्या है, बोल रहे 124 साल और वो यहाँ नहीं, उसका वोट बना हुआ है। अरे भाई, यही तो खत्म करने के लिए SIR हो रहा है। चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसीलिए चल रहा है कि जो लोग फर्जी वोट बनाए हैं उनको खत्म किया जाए। अब जरा जान लीजिए कि आखिर मिंता देवी और 124 नॉट आउट का मतलब क्या है। दरअसल जिस मिंता देवी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, उन मिंता देवी की हमने भी तलाश शुरू की तो जानकारी सामने आई कि मिंता बिहार के सिवान जिले की रहने वाली एक महिला हैं। आधार कार्ड के हिसाब से इनकी उम्र 35 साल है, लेकिन वोटर आई कार्ड पर इनका जन्म साल 1900 लिखा हुआ है, 1900। वोटर लिस्ट में इनकी उम्र 124 साल की बताई गई है और यही आज चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी प्रदर्शन की बड़ी वजह भी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि 35 साल की महिला को 124 साल की किसने बना दिया? क्या ये चुनाव आयोग की गलती है? क्या ये BLO की गलती है या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्योंकि सामान्य से सामान्य इंसान भी ये समझ सकता है कि 124 साल की उम्र का मतलब क्या होता है। तो फिर जिसने भी मिंता का वोटर आई कार्ड बनाया, उसने इसे जारी कैसे कर दिया? अभी 1 अगस्त को जो बिहार में वोटर लिस्ट का प्रारूप जारी किया गया है, उसमें भी मिंता की उम्र 124 साल ही बताई गई है। प्रियंका जी, मिंता देवी के बारे में कुछ बताइए। 124 साल की है ये मिंता देवी। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम, पते, रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। मिंता देवी सिवान जिले की रहने वाली हैं, जबकि विधानसभा सीट का नाम दरौंदा है। यहीं के बूथ नंबर 109 पर इनका वोट है। वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 526 पर मिंता का नाम दर्ज है और इस वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 124 साल बता दी गई है, जबकि असलियत में मिंता की उम्र सिर्फ 35 साल है। अब कायदे से चुनाव आयोग को इसकी जांच कराकर जो भी दोषी हों उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
क्यों? आप सामने खड़े हैं, मैं सामने बैठी हूँ, तो बताइए कि मेरा उम्र क्या है, आपके नजर में क्या दिख रहा है? बताइए कितने उम्र की दिख रहे हैं, कितने साल की दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? कुछ तो बताइएगा ना। 125 दिख रहे हैं या 35 दिख रहे हैं? बताइए क्या दिख रहे हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? मिंता देवी को आपने सुन लिया। एक तरफ राहुल प्रियंका ने बिना इजाजत उनके नाम की टी शर्ट चेहरे को लगाकर कैसे पहन ली, इस पर भी उनके सवाल हैं। तो वो कह रही है मैं तो 35 साल की हूँ, 124 साल की कहाँ हो गई? इसको लेकर चुनाव आयोग को भी वो घेर रही हैं। आगे बढ़ते हुए उधर बिहार में चल रही है SIR प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को कोर्ट ने करीब 2.5 घंटे तक सुना है। आज की सुनवाई में जो बड़ी बातें कोर्ट ने कही हैं उसके बारे में आपको देते हैं जानकारी। कोर्ट की ओर से कहा गया है SIR की पूरी प्रक्रिया सितंबर में पूरी होगी। अगर याचिकाकर्ता सितंबर तक भी इसे अवैध साबित कर सके तो फिर यह प्रक्रिया बंद करवा दी जाएगी। कोर्ट की ओर से आगे कहा गया कि आधार को निर्णायक प्रमाण न मानने की चुनाव आयोग की बात सही नजर आती है। आधार कार्ड को लेकर विपक्षी दलों ने खूब जबरदस्त हंगामा किया। आधार एक्ट में भी इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना गया है। अगर आप आधार कार्ड को पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता। अगर कोई ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो फिर उसके लिए मौका उपलब्ध है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का ज्यादा यहां पर पक्ष एक तरीके से सुना है। आधार कार्ड को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हम सब ने देखा था, लेकिन अब सुनवाई के अंत में कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव को भी आज बोलने का मौका दिया। उन्होंने कोर्ट में 2 ऐसे लोगों को पेश किया जिन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत दिखाया गया है। बचिया देवी, लालमणि देवी, ये 2 महिलाएं हैं जिन्हें कोर्ट में योगेंद्र यादव ने पेश किया। तो चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का तमाशा टीवी स्टूडियो में ज्यादा अच्छा लगता है। जज ने भी इस बात पर सहमति जताई कि कोर्ट में इस तरह की स्थिति को पैदा नहीं किया जाए। आपका नाम कट गया है जी ना, कैसे पता चला है? आपका वोटर ID कार्ड लाई है अपना? लाई है। छोड़ो। बचिया देवी, आपका भी काट दिया। क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कितनी राहत, कितनी आफत चुनाव आयोग के लिए, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जनहित में हम बढ़ेंगे आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। जमीन नई, जंजाल वही। आपके सामने जमीन की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यूपी के फतेहपुर की है। और इसी जमीन के बीचों बीच हिंदू संगठनों के शब्दों में जंजाल भी आपके सामने है। विवाद यह है कि सदियों पुराना ढांचा मकबरा है या फिर मंदिर है। मकबरे में क्या शुरू से ही मुगलों के सूबेदार अब्दुल समद की कब्र है, या फिर यह ढांचा भी ठाकुर जी विराजमान का मंदिर तोड़कर बनवाया गया था? क्या सदियों पहले यहां भी हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई थी? जैसा विवाद कभी अयोध्या में था, जो काशी और मथुरा को लेकर कोर्ट में है, जैसा विवाद संभल में हुआ, क्या विवाद की वैसी ही जमीन फतेहपुर में भी तैयार हो चुकी है? विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखें 24 घंटों में ही मकबरा या मंदिर का विवाद कहां से कहां पहुंच चुका है।
फतेहपुर में कल जो हुआ वो एक तरह से अयोध्या का 1992 वाला पैटर्न था, जब कार सेवक बेकाबू हो गए थे और सारे पुलिस बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। बाबरी ढांचे पर उस समय भीड़ चढ़ गई थी। इस तरह की तुलना आज असदुद्दीन ओवैसी की ओर से की गई है। फिलहाल 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले हिंदू संगठनों के आह्वान पर जुटी भीड़ पुलिस को धकेलकर उसके सारे बैरिकेड तोड़कर ईदगाह में घुस गई। मकबरे के इर्द गिर्द बांस बल्ली से बैरिकेडिंग की दूसरी लेयर थी। भीड़ उसे भी फांदकर मकबरे पर जा चढ़ी और उसके बाद भगवा झंडा लहरा दिया गया। मकबरे में घुसने के बाद उसके अंदर 3 मज़ारों को बड़े बड़े पत्थरों और सरिये सब्बलों से डैमेज किया गया। उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद ईदगाह के दूसरी छोर पर मुस्लिम मोहल्ले से पथराव किया जाने लगा तो हिंदू पक्ष की ओर से भी जवाबी पत्थरबाजी की गई। फतेहपुर पुलिस कल भले ही इस भीड़ को रोक नहीं पाई, लेकिन कल के बाद से यूपी सरकार एक्शन में है। मकबरे के चारों तरफ एरिया में लगातार ड्रोन उड़ रहे हैं। पूरा एरिया सील है, चारों ओर निगरानी रखी जा रही है। इस पूरे विवाद में अब 160 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनमें 10 नामजद हैं और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फोटो और वीडियो से बाकी के आरोपियों की पहचान की जा रही है। मकबरे के आसपास पीएसी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। फतेहपुर में यूपी के 5 जनपदों से पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी, कोई कोताही नहीं रह पाए। फतेहपुर विवाद के जो आरोपी हैं, अभी उनके नाम और पहचान भी आपको बताने वाले हैं। जिस मकबरे को भगवान शिव और भगवान कृष्ण का मंदिर बताया जा रहा है, उस पर हिंदुओं और मुसलमानों के दावे भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले विवाद का सियासी चैप्टर देखिए। फतेहपुर में मकबरे पर हमले का मुद्दा दिल्ली में संसद के बाहर और लखनऊ में विधानसभा के भीतर उठा। समाजवादी पार्टी खुलकर मकबरे के पक्ष में खड़ी हुई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी फिर माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, मुसलमानों को डरा रही है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मकबरे पर हमला देखकर 1992 की याद ताजा होने की बात कह दी। यूपी विधानसभा में भी योगी सरकार पर यूपी में एक और संभल विवाद पैदा करने का आरोप लगाया गया। पहले अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के आरोप सुने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा। लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। वहीं यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मकबरे पर कब्जा करने वाले बीजेपी के लोग थे और उन्हें योगी सरकार की शह थी। सरकार ने यह आरोप खारिज किए हैं। मंत्री सुरेश खन्ना कार्रवाई की डिटेल देकर 10 नामजद आरोपियों के नाम भी पढ़ने वाले थे, लेकिन सीएम योगी ने उन्हें रोक दिया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। उत्तर में तो सुनिए, आप जवाब सुनिए तो सही। पूरी जाकर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए। सरकार का पक्ष में तो सुनिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मानव, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानव। फतेहपुर कोतवाली में कल के उपद्रव पर जो 10 नामजद एफआईआर हुई हैं, उनमें बीजेपी के जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल और बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान का भी नाम है। पप्पू चौहान को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है, जबकि एफआईआर में फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम नहीं है। आरोप है कि फतेहपुर के मकबरे पर कब्जे के लिए पूरी भीड़ मुखपाल ने ही जुटाई थी। मुखपाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फतेहपुर एसपी को हड़काते हुए सुने जा रहे हैं। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आज गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको।
घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष है। हालांकि एबीपी न्यूज से मुखपाल ने कहा कि प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी घुस आए थे, उन्हीं लोगों ने माहौल बिगाड़ा, वरना इरादा उनका ऐसा नहीं था। हम पूजन अर्चन की बात कर रहे थे। अगर कोई शरारती तत्व वहां पहुंच जाए इतनी बड़ी भीड़ में, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वहां कुछ ऐसे शरारती तत्व जो अभी जब जांच होगी तो उन्हीं के लोग निकलेंगे, आप देखिएगा। हम सरकार को बता के जा रहे थे, अपने अधिकारियों को बता के जा रहे थे, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। ये बता दिया कि सनातन का जनाक्रोश है, और उस भीड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुसे थे, एक वर्ग विशेष के लोग घुसे थे। जब जांच होगी वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मकबरे पर कब्जे की कोशिश सोची समझी रणनीति थी और फतेहपुर प्रशासन को 5 दिन से इसकी जानकारी थी। उसने एक्शन नहीं बल्कि एक्शन का नाटक किया है। 7 अगस्त को मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने फतेहपुर के डीएम को बाकायदा ज्ञापन सौंपा था। मकबरे को ठाकुर जी विराजमान मंदिर बताकर 11 अगस्त को पूजा की इजाजत मांगी। ज्ञापन में लिखा, ठाकुर जी विराजमान मंदिर सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख पूजा स्थान है। यह भी लिखा गया कि मंदिर का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। यह काम 11 अगस्त से होगा। 10 अगस्त को फतेहपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसी मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुखपाल ने सभी हिंदुओं से 11 अगस्त को सुबह 9 बजे डाक बंगले पर जुटने के लिए कह दिया। मुखपाल के ऐलान के बाद 10 मई की रात को ही प्रशासन ने मकबरे पर बैरिकेडिंग कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया था, लेकिन सोमवार सुबह हिंदू संगठनों ने सारी सुरक्षा तोड़ दी। कहीं प्रशासन की साठगांठ से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में बने। मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अपनी जो निजी प्रायोजित सेनाएं हैं उनको काम पे लगा दिया है। वो पहले से तारीख और समय अनाउंस करते हैं। इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान नहीं लेता है, उनको मौका देता है कि जाकर के किसी के भी धर्मस्थलों को तोड़ दे। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किसी को इजाजत नहीं देगी, और इसलिए आप फतेहपुर घटना करें, कोई वहां पे दंगे फसाद नहीं है। सरकार निश्चित रूप से मनमाने ढंग से काम कर रही है। तो अगर जिलाध्यक्ष का वीडियो फुटेज है तो उनका नाम क्यों नहीं उस एफआईआर में है? सियासी बोल सुनने के बाद अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि फतेहपुर के मकबरे को प्राचीन मंदिर बताए जाने के दावे और प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेज क्या हैं, और दोनों ही पक्षों का इस पूरे मामले में क्या मानना है। ये जो कागज आप देख रहे हैं, आपको बताते चले, फतेहपुर की ईदगाह के इसी के पास फतेहपुर का मकबरा है। फतेहपुर गजेटियर 1906 और इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1908, इन दोनों गजेटियर में इसकी एक मकबरे के तौर पर ही पहचान दर्ज की गई है। ये पूरा पन्ना जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके कुछ हिस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मकबरा मुगल सूबेदार अब्दुस समद का है। मकबरा 500 साल मुगल काल में बनाया गया था। यहाँ 3 मज़ारें हैं, लोग जियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरा पहले मंदिर था। इसकी दीवारों पर कमल के फूल और त्रिशूल जैसे कई हिंदू प्रतीक हैं। मकबरे का गुंबद एकदम गोल नहीं बल्कि मंदिर के शिखर नुमा ऊपर से नुकीला है। यह भी दावा है कि गुंबद के नीचे लोहे की एक कड़ी भी लगी है, जिस पर या तो घंटा या फिर जलाभिषेक का कलश लटकता होगा। यह हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए गए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मकबरा ठाकुर जी विराजमान का मंदिर है। यहां भगवान शिव कृष्ण का मंदिर है। मंदिर को तोड़कर ही मकबरा बनाया गया था। मकबरे में हिंदू प्रतीकों के ये ठीक वैसे ही दावे हैं जैसा काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने को लेकर किए गए हैं। बताना चाहता हूं कि वो मुगल कालीन मकबरा है, वो आज का बना हुआ मकबरा नहीं, वो मुगल कालीन मकबरा है और 1704 में उसका निर्माण किया गया था। हमारे फतेहपुर में आपसी भाईचारा सौहार्द हमेशा रहा, ये कभी विवाद था ही नहीं। शुरू से मंदिर रहा है
और कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। सपा की सरकार आई है, इन लोगों ने उसमें जो है हेर फेर करके अनीस को मुतबल्ली बना दिया। कमल का फूल बना है, उसमें बिल्कुल कलश वगैरह है, सब कुछ वहाँ बना हुआ है, अंदर जंजीर लगी हुई है। नीचे आप उसी के ठीक मंदिर के नीचे आप कहिए तो धप धप की आवाज़ आती है। अभी से ये कहना जल्दबाजी होगी कि काशी, मथुरा और संभल की तरह फतेहपुर का विवाद कहां तक जाएगा, लेकिन हाँ, इसमें वो नसीहत जरूर हवा में उड़ती दिखाई दे रही है कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की क्या जरूरत है, और वो नसीहत भी कि मंदिर मस्जिद के ऐसे विवाद उठाने से ही कोई नेता बड़ा नेता नहीं बन सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिस पर समाज दो हिस्सों में बंट गया है। विवाद के केंद्र में है दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग। संसद परिसर से सड़क तक आज ये मुद्दा गूंजा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 8 हफ्ते की समय सीमा तय कर दी, लेकिन आज हमने इस बात की पड़ताल की है कि कोर्ट ने जो कहा है क्या उसे समय से पूरा करना संभव भी है। डॉग बंदी की पड़ताल दिखाती हुई यह रिपोर्ट देखिए। इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स यानी कुत्ता प्रेमियों ने कैंडल मार्च निकाला, अदालती फैसले का विरोध जताया। बाद में पुलिस ने इन महिलाओं को हिरासत में भी ले लिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद समाज दो हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक वो हैं जो फैसले के साथ हैं, दूसरे वो लोग हैं जो फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी अदालत के आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्पित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जाए। आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल सड़कों को बिना किसी क्रूरता के सुरक्षित रख सकते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया है। स्ट्रे डॉग्स रास्तों में होते हैं, वो अपने मन से नहीं होते हैं। आज हम फेलियर सबसे ज्यादा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रहा है। उनको सही टाइम पे न्यूटर कर दें, उनके लिए जगह बनाएं, व्यवस्था बनाएं, शेल्टर होम्स भेज दीजिए। शेल्टर होम्स कहाँ हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट से माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है। इन बयानों से साफ है कि कोर्ट के आदेश ने सियासी रंग ले लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम आवारा कुत्तों को तत्काल पकड़ना शुरू करे। आवारा कुत्तों को स्टरलाइज और इम्यूनाइज कर डॉग शेल्टर में रखा जाए। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए 8 हफ्तों की समय सीमा भी तय की है। मामले में दखल देने वालों के खिलाफ सख्ती को भी कहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या दिल्ली एनसीआर में इतने शेल्टर होम्स हैं जहां इन्हें रखा जा सकता है? हमारी टीम ने दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में जाकर आवारा कुत्तों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की है कि कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कैसे कराया जाएगा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वरुण भसीन नोएडा में कुत्तों के शेल्टर होम की पड़ताल करने निकले। यहाँ उन्हें नोएडा अथॉरिटी की जमीन पर एक एनजीओ की मदद से चलने वाले एनिमल शेल्टर एंड हॉस्पिटल का पता तो चला, लेकिन जानकारी ये मिली कि यहाँ उन्हीं कुत्तों को लाया जाता है जो बीमार होते हैं। अब सबको एकदम से कहा जा रहा है कि दिल्ली के जितने भी डॉग्स हैं, नोएडा के डॉग्स हैं, गाजियाबाद के डॉग्स हैं, उनको शेल्टर होम में डाला जाए। क्या ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है? देखिए, अभी तक जो है ऐसा कुछ भी नहीं बना हुआ है कि जहाँ पे आप स्ट्रे डॉग्स को उठा करके और आप वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दें। अब दिल्ली का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो 3 लाख डॉग्स का दिया है कि 3 लाख कुत्ते सड़क पे हैं। आप उनको कहीं पे शिफ्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि 100 कुत्तों के लिए कम से कम 1 बीघा ज़मीन चाहिए, 1000 गज मान लो, तो 3 लाख के लिए तो बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद सफाई वाले भी चाहिए, क्या वो अपॉइंट हो गए हैं? उसके बाद खाना कहाँ से आएगा? गाजियाबाद में भी आवारा कुत्तों की कोई कमी नहीं है और जब हमारी टीम ने यहाँ जाकर पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ भी कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं है जहाँ बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को रखा जा सके। कि जो स्टरलाइजेशन करके और जिन स्थानों पे से लाया जाता था वहीं छोड़ा जाता था। तो वर्तमान में हमारे 2 एबीसी सेंटर लगभग अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। 50 की कैपेसिटी है डेली का ऑपरेशन का। साफ है कि एनसीआर के 2 शहरों में हजारों आवारा कुत्तों को एक साथ रखने की व्यवस्था मौजूदा वक्त में नहीं है। ऐसे में प्रशासन को तैयारी करने की जरूरत है। गुरुग्राम में भी वही हाल है। यहाँ भी जो शेल्टर होम हैं
वहां भी आवारा कुत्तों को सिर्फ इलाज के लिए लाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। अभी निगम की तरफ से कोई सच इतना बड़ा शेल्टर होम नहीं है कि जिसमें मतलब कि 1000 के करीब हम रोक सकें। अभी हमारे पास 2 ABC सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें उन्हीं डॉग्स को लाया जाता है जिनको स्टरलाइजेशन या वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट देना होता है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। ऐसे में आवारा कुत्तों को पकड़कर रखना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि दिल्ली के मेयर ने ABP न्यूज को बताया है कि MCD के अधीन 20 शेल्टर होम हैं। उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करके पहले शहर से बीमार कुत्तों को, फिर रेबीज वाले कुत्तों को हटा दिया जाएगा। गुरुवार से दिल्ली में इस ऑपरेशन के जरिए ये कदम बढ़ाए जाएंगे। देखो, शेल्टर होम को अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, तो वो क्षमता बहुत कम है। फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज में वो डॉग्स आएंगे जो बीमार हैं, जैसे रेबीज जिनको है, ये जो काटने वाले कुत्ते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल स्टे डॉग्स हैं उनको उठाएंगे और फेज वाइज हम काम करेंगे। इसके लिए अब हम सिस्टम बैठा रहे हैं। हमारी आधिकारिक तौर पे बातें चल रही हैं। बातचीत के बाद इस पर हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और वजह इस बार भी उनका गुस्सा ही है। सबसे पहले आप ये ताज़ा तस्वीरें देखिए। लाल रंग की टोपी और साड़ी पहने जया बच्चन किसी से बात कर रही थी, तभी एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता है और जया बच्चन उस शख्स को जोरदार धक्का देकर हटा देती हैं, फिर खूब डांटा भी। इस दौरान वहां शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और RJD सांसद मीसा भारती भी मौजूद थीं। जया बच्चन के इस बर्ताव को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं जब जया बच्चन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वोटिंग के लिए गई हुई थीं। जया बच्चन के इस व्यवहार से सोशल मीडिया पर जमकर उनकी आलोचना हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने इस तरह से किसी के ऊपर अपना आपा खोया हो। आगे बढ़ते हैं और जनहित में बात अब उस व्यवस्था की जिसमें जीते जी तो कोई वैसे ही आम आदमी की सुध नहीं लेता और मरने के बाद भी इंसान की लाश को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ विचलित करने वाली हैं बल्कि बेहद शर्मनाक भी। विकास की चमक दमक के पीछे देश के हाँफते हुए सिस्टम की कहानी भी बयां करती हैं। पहली तस्वीर बिहार के बेतिया जिले की है, जहां एक लावारिस शव को पुलिस ने अस्पताल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अस्पताल में शव को एक स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो पाया, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारी उसे सीढ़ियों पर घसीटते हुए ऊपर लेकर जाते हैं। हमारे संवेदनहीन हो चुके सिस्टम और समाज की ऐसी ही बदनुमा तस्वीर महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई, जहां एक शख्स सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद उसके शव को बाइक पर बांध कर ले जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि नागपुर MP हाईवे पर इस शख्स की किसी ने भी मदद नहीं की। तीसरी तस्वीर यूपी के गोरखपुर की है, जहां 11 साल की एक बच्ची स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो गई और बारिश के पानी से भरे नाले में गिरकर उसकी जान चली गई। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां के नागबड़ी गांव में लोग आजादी के 78 साल बाद भी सड़क के लिए तरस रहे हैं। सड़क ना होने की वजह से लोगों को गांव में एक बीमार शख्स को चारपाई पर उठाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ा। ये 4 अलग अलग तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें समाज पर धब्बा भी हैं, प्रशासन सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग जैसी हैं। इस तरह की व्यवस्था आखिर क्यों बनती है जहां पर आम आदमी इतना बेबस हो जाता है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे गरजती गंगा की। उत्तर भारत में लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, मैदान बाढ़ की चपेट में है। कुदरत के इस कहर का असर अब पूर्वी भारत में भी नजर आने लगा है, खासकर बिहार में, जहां पर नदियों के किनारे बसे हिस्सों का बुरा हाल है। गंगा समेत अन्य नदियों का बढ़ा जलस्तर शहरों की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदियां किनारे बसे रिहायशी इलाके डूब चुके हैं, लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं और ना जाने कब अपने घर वो लौट पाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल अभी कई दिनों तक चलने वाली है।
कॉलेज परिसर में विचरण करती इन नौकाओं को देखकर आप इसे इटली के वेनिस की तस्वीरें समझने की भूल मत करिएगा। वेनिस की पहचान को चुनौती देती ये तस्वीरें बिहार के भागलपुर से आई हैं, जहां छात्र कंधे पर बैग लटकाए कॉलेज परिसर में नौका विहार करते नजर आ रहे हैं। नाव पर बकायदा नेम प्लेट लगाई गई है जिस पर लिखा है विश्वविद्यालय नाव। आपदा में अवसर बड़े ही नहीं, बच्चे भी खोज रहे हैं। स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुके कॉलेज में स्कूली बच्चे भी घुसपैठ कर चुके हैं। कॉलेज परिसर में गोते लगाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। स्कूल क्या, दफ्तर या जरूरी कामों से इधर उधर जाने के लिए लोग इन्हीं नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। बहुत भयंकर विश्वविद्यालय का स्थिति है। पूरा पानी पानी, एकदम रूम बरंडा सगड़े पानी में जा रहे हैं, नाव से जा रहे हैं। बाढ़ से भयावह स्थिति है और हम लोग को काम पे आना पड़ रहा है। काम भी जरूरी है और विश्वविद्यालय नाव का प्रबंध किया है, उससे आना जाना करते हैं। गले तक लबालब पानी भरा है। एक हाथ से लकड़ी के गट्ठे के सहारे और दूसरे हाथ से रस्सी थामकर ये शख्स इस दरिया को पार कर रहा है। तस्वीरें बिहार के मोकामा की हैं। गंगा नदी के उफान में होने से हालात भयावह हो गए हैं। पानी लोगों के घरों में घुसपैठ कर गया है। जिन सड़कों पर कुछ दिन पहले तक लोग चलते थे वो नदी में तब्दील हो चुकी हैं। स्थानीय लोग बोट की मदद से परिवार समेत यहां से सुरक्षित जगहों की ओर कूच कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा का हाल भी बेहाल है। मधेपुरा में कोसी नदी ने कोहराम मचा रखा है। निचले इलाके में पानी घुसपैठकर रिहायशी इलाकों को निगल चुका है। कच्चे मकान पानी में लबालब डूबे हुए हैं। जिस दुपहिए वाहन ने आवाजाही आसान बनाई थी वो भी कुदरत के सामने सरेंडर कर चुका है। मोटर बाइक को भी लकड़ी की बोट पर लादकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। दिक्कत है, बाल बच्चा बहुत डूब रहा है, पानी टानी में घर है, दिक्कत बहुत हो रहा है, खाने पीने बहुत, कपड़ा लत्ता भी नहीं पूरा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद से बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और घाघरा जैसी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन 10 जिलों में वैशाली, भोजपुर, पटना, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, खगड़िया और सुपौल शामिल हैं। बिहार की लगभग 17,62,000 आबादी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित बताई जा रही है। गंगा किनारे बसा पटना शहर भी पानी की चपेट में है। दियारा क्षेत्र से लगे इलाकों में रह रहे लोगों को प्रशासन ने वहां से हटा दिया है और अब ये लोग हाईवे पर खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन लोगों को नहीं पता कि कितने दिनों तक इस तरह से जिंदगी चलेगी। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर जो दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके घरों में पानी इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब घर में रहने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। और यही वजह है कि आप जब इस क्षेत्र में तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लगातार गंगा उफान पर है। और यही वजह है कि दूसरे हिस्से में जिनके घर थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। प्रशासन ने सबको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है और चूंकि अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके से बाढ़ पीड़ितों का घर पानी में डूबा हुआ रहेगा और उसके बाद पानी निकलने के बाद भी उन घरों में चूंकि बदबू और अलग अलग बीमारियों का खतरा रहता है, इस वजह से तमाम जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी उम्मीदों का किनारा इसी सड़क पे, मैं जहां खड़ी हूं पटना का अटल पथ, इसी सड़क के दूसरे किनारे उनकी उम्मीदों का किनारा बना हुआ है ये बाढ़ राहत शिविर यानी रिलीफ कैंप। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पानी के लिए अब बिलावल किस तरह से बिलबिला रहे हैं, इस खबर पर नजर डाल लेते हैं। कल भी पाकिस्तान को लेकर हमने एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। जब से
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका है। वहां की सरकार से लेकर सेना तक हर किसी का हलक सूख रहा है। कभी पानी के लिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता है, तो कभी पाकिस्तान के नेता भारत की नदियों का रुख मोड़ने का सपना देखते हैं। मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कैसे बिलबिला गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा? भारत ने पाकिस्तान का पानी क्या रोका? पहले पाकिस्तान का जिहादी जनरल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका की धरती से गीदड़ भभकी देने लगा, और अब पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बिलबिला रहा है। बिलावल भुट्टो अपने मुल्क के लोगों को उकसाते हुए भारत से जंग लड़ने और 6 दरियों को हासिल करने तक का सपना देख रहे हैं। इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते। लगता है कि पाकिस्तान ये भूल गया है कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से वहां के आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया था, और बिलावल ये याद भी रखें कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित रुका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिलावल की गीदड़ भभकी पर बीजेपी सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा तंज कसा है कि बिलावल फिर बिलबिला सकते हैं। डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? बिलावल को वैसे कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। दूसरी ओर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की हकीकत अच्छे से जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बिलावल ऐसे ही गीदड़ भभकी दे रहे थे, लेकिन पूरा पाकिस्तान गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। And all of these countries, all of these people who are making statements from failed states, I don't think we need to take cognizance. जब से मुनीर अमेरिका की गोद में बैठा है, उसकी जुबान में जान आ गई है। भारत पर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के बाद बांध बनाने पर 10 मिसाइलें दागने की मुनीर गीदड़ भभकी दे चुका है, और अब बिलावल का हलक सूखा हुआ है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम का हमला हुआ, उसके अगले 24 घंटे में ही भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत जम्मू कश्मीर से बहने वाली सिंधु, चिनाब और झीलम नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। भारत ने उस पानी को रोक रखा है, यानी तब से समझौता स्थगित है। दूसरी ओर भारत ने चिनाब नदी पर लंबे समय से लंबित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर लॉन्च किया है, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान घबरा गया है। और अब आज का जनहित मंत्र। गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है। बहुत बेबस हो जाता है उस वक्त इंसान जब वो किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।